बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच कि आपको मेरे ये केसेस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप लोग को अच्छे लग रहे हैं। आपने मुझे कमेंट किया, मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि आपको अपडेट सारे टाइम पे मिलते रहें। तो आज जो मैंने आपके लिए केस सेलेक्ट किया है, अब से पहले हम 9 केसेस कर चुके हैं ना, तो आज हमने 10th करना है। ये भी मैंने FCPS पार्ट 2 के थ्योरी एग्ज़ाम में से निकाल के हल किया था, तो आप देखें क्या है। केस नंबर 10। अच्छा, इसमें इन्होंने पूछा है, जो सिनेरियो है, a 37-year-old man presented in the OPD with impaired hearing of left ear for last 3 years. He also noted unsteadiness of gait off and on for last 2 years. On examination, he tends to veer to the left. There was coarse nystagmus on left lateral gaze. Facial sensations are normal. There was some weakness of left facial muscles and left corneal reflex was diminished. Hearing was diminished in the left ear, with bone conduction more than air conduction in the left ear on Rhine's test. Weber's test was lateralized to the right. There was mild incoordination of upper limb and the lower limbs. अब देखें इसमें जो ये केस इन्होंने बताया, वो 37-year-old मैन है और उसको जो है लेफ्ट ईयर की हियरिंग इम्पेयरमेंट है और अनस्टेडीनेस ऑफ गेट है, ठीक है, और लेफ़्ट की तरफ वो गिर पड़ता है और निस्टैग्मस भी है लेफ़्ट लेटरल गेज में, और क्या है, वीकनेस है लेफ़्ट फेशियल मसल्स की, लेफ़्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी डिमिनिश्ड है, हियरिंग डिमिनिश्ड है लेफ़्ट ईयर में, और जो बोन कंडक्शन देखा है तो एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन मोर देन एयर कंडक्शन लेफ़्ट ईयर में। ऑन राइनीज टेस्ट जब किया, वेबर्स टेस्ट वॉज लेटरलाइज टू द राइट, और इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं उसकी। तो आप अब इन्होंने देखते हैं कि क्या सवाल पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ लीजन। सबसे पहले तो आपको जो कुछ भी इसको हो रहा है उसकी साइट ऑफ लीजन आपने बतानी है, फिर गिव एटलीस्ट 2 कॉजेज, किस वजह से ये हो सकता है। नंबर 3, हाउ डू यू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ ट्यूनिंग फोक टेस्ट। जो आपने राइनीज और वेबर्स टेस्ट किए हैं उनको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है इसको, और अपर क्रेनियल नर्व जो है ना इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सी हैं, तो उससे आपको पता चल सकता है। तो साइट ऑफ लीजन इसका हो गया इज लेफ्ट पोंटोसेरिबेलर एंगल इन द ब्रेन स्टेम। सेरिबेलम के सारे साइन आ रहे हैं, ठीक है। इनकोऑर्डिनेटेड अपर लोअर लिम्स की मूवमेंट इनकोऑर्डिनेटेड है, एटैक्सिया इसको हो रहा है, लेफ्ट साइड पे गिर रहा है, निस्टैग्मस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब ब्रेन स्टेम में से जो नर्व्स निकल रही हैं वो भी देखते हैं। एज दे आर यूनिलैटरल सिम्टम्स विद इप्सिलैटरल क्रेनियल नर्व पैल्सीज, 5th क्रेनियल नर्व यानी कि ट्राइजैमिनल, 7th फेशियल लोअर मोटर फेशियल नर्व पैल्सी हो रही है, 8th क्रेनियल नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट है इसको, तो जाहिर है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी इसकी पैल्सी हो रही है, विद लेफ्ट ईयर सेंसोरी न्यूरल डेफनेस एंड सेरिबेलर साइंस ऑफ इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स इन लेफ्ट अपर एंड लोअर लिम्स एंड अदर ब्रेन स्टेम साइंस ऑफ डिमिनिश्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स एंड निस्टैग्मस, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, पोंटोसेरिबेलर एंगल में कोई लीजन हो गया ब्रेन स्टेम के, और उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। अब क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कॉज जो ब्रेन स्टेम को और सेरिबेलर एंगल को इन्वॉल्व कर ले, वो इंट्रिंसिक ट्यूमर हो सकता है कोई उस एंगल में, जैसे एकॉस्टिक न्यूरोमा और मेनिंजियोमा, ठीक है। एकॉस्टिक न्यूरोमा हो सकता है या मेनिंजियोमा, या फिर नंबर 2 एनलार्जिंग सेक्युलर एन्यूरिज्म अगर उस जगह पे हो जाए पोंटोसेरिबेलर एंगल ऑफ द ब्रेन स्टेम में, तो फिर यही वाली इसी तरह की पिक्चर होगी, ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं कि
several cranial nerves may be affected by the same disease process. In this situation, the main clinical problem is to determine whether the lesion lies within the brainstem or outside it. Lesions that lie on the surface of the brainstem are characterized by involvement of adjacent cranial nerves, often occurring in succession, and late and rather slight involvement of the long sensory and motor pathways and segmental structures lying within the brainstem. The opposite is true of primary lesions within the brainstem. The extramedullary lesion is more likely to cause bone erosion or enlargement of the foramens of exit of cranial nerves. The intramedullary lesion involving cranial nerves often produces a cross-sensory or motor paralysis, cranial nerve signs on one side of the body and tract signs on the opposite side of the body. अब इसमें जो है ना, क्योंकि सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट है, तो सेरिबेलर साइंस जो इप्सीलेटरल ही को कंट्रोल कर रहा है ना, एक साइड लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में इसको सब कुछ हो रहा है. कॉजेज ऑफ मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन स्टेम. अब ये मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे सारी कॉजेज लिख दी हैं. ज़ाहिर है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना ध्यान में, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. जितना उन्होंने पूछा बस उतना ही लिखें, ठीक है. ये आपको समझाने के लिए या आप याद कर लें. तो मल्टीपल क्रेनियल नर्व पैल्सीज outside the brainstem. Number 1 diabetes mellitus. Number 2 trauma. Number 3 localized infections, herpes zoster हो सकता है जैसे. Number 4 infectious and non-infectious causes of meningitis. Number 5 granulomatous disease such as Wegener's granulomatosis, Behçet disease. Number 6 enlarging saccular aneurysms. Number 7 enlarging tumors. उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमास, एकॉस्टिक न्यूरोमास, नेजोफेरेंजियल कैंसर्स, लिम्फोमास, कॉर्डोमास, कोलेस्टियाटोमास, कार्सिनोमास, सार्कोमास विद लोअर क्रेनियल नर्व पैल्सीज. तो ये इसमें से आप कोई सी भी दो, उन्होंने कहा है ना इटियोलॉजिकल आप लिखें कि क्या चीज़ हो सकती है, तो इसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं, ठीक है. तो मैंने एनलार्जिंग सेक्युलर एन्यूरिज्म और एनलार्जिंग ट्यूमर्स लिखे हैं, जिसमें मेनिंजियोमा और एकॉस्टिक न्यूरोमा मैंने किया. तो जितना पूछा है उतना ही बताएं, आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे. नंबर 3 एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ट्यूनिंग फोक टेस्ट. अब ट्यूनिंग फोक टेस्ट आपने रानीज ऑफ वेबर्स टेस्ट किया है. तो इन दिस केस हियरिंग वाज डिमिनिश इन द लेफ्ट ईयर विद द बोन कंडक्शन मोर देन द एयर कंडक्शन इन द लेफ्ट ईयर, ठीक है. तो ज़ाहिर है नॉर्मली तो हमारी एयर कंडक्शन जो है वो बेटर होती है बोन कंडक्शन से, लेकिन अगर जैसे लेफ़्ट ईयर में इसके प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसकी जो है ना बोन कंडक्शन इसकी बढ़ी हुई है और एयर कंडक्शन इसकी कम हुई हुई है लेफ़्ट ईयर में. ऑन राइनीज टेस्ट विच इंडिकेट सेंसोरी न्यूरल डेफनेस इन द लेफ्ट ईयर, ठीक है. तो इसका जो है ना कॉक्लियर नर्व उसकी पैल्सी हुई है 8 नर्व की, तो इस वजह से इसकी बोन कंडक्शन इसको बेहतर सुनाई दे रही है और राइनीज टेस्ट में उससे एयर कंडक्शन से, ठीक है. फिर वेबर्स टेस्ट आपने किया, तो वेबर्स टेस्ट इज लेटरलाइज टू द राइट विच मीन्स दैट लेफ्ट ईयर हैज सेंसोरी न्यूरल डेफनेस एज साउंड इज लाउडेस्ट इन द अनअफेक्टेड ईयर. अब उधर तो सुनाई नहीं दे रहा ना उसको, मतलब कॉक्लियर नर्व लेफ्ट साइड की तो उसकी डैमेज हुई हुई है या पैल्सी हुई हुई है उसकी. तो वेबर टेस्ट जब हम करेंगे तो वो जो सही कान है ना उसमें वो लेटरलाइज हो जाएगा, उसमें आवाज़ आएगी उसको, ठीक है, ज़्यादा. तो इस तरह से आपने ये एक्सप्लेन कर दिया. अब जो है ये क्रेनियल नर्व कितनी सारी लीजन्स होते हैं जिसमें क्रेनियल नर्व जो है इन्वॉल्व हो रही थी, वो बहुत ज़रूरी हैं, आपको आनी चाहिए. और इवन जो है एक बहुत अच्छी बुक है शॉर्ट केसेस के लिए, बेलिगा 250 केसेस ना, उसमें बहुत अच्छा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, वो ज़रूर आप पढ़ के जाएगा शॉर्ट केसेस के लिए. और लॉन्ग केसेस के लिए मैं आपको बताऊँ निकोलस एंड टेली बहुत अच्छी बुक है जिसमें लॉन्ग केसेस सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, अच्छी तरह से उसे बताएं, बहुत अच्छी है वो. आप ले लें, आप पढ़ लें उसको, और ये बेलिगा ज़रूर पढ़ें उसके लिए. तो इसमें सारी क्रेनियल नर्व्स किस तरह एग्जामिन करनी है, क्या करना है, बहुत अच्छा दिया हुआ है. तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और तो आज का केस ये हमारा हो गया, ठीक है. आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा. एक आध आप कुछ लिख देते ना, दिल को खुशी हो जाती है. थैंक यू सो मच. ओके, खुदा हाफ़िज़.